आइए हजरत, अब हम लोग संजीदगी का चादर ओढ़े हुए थे। मैं चाहता हूं कि अब महफिल को कहा जार बनाया जाए। अब कुछ लोग हम लोग बहुत संजीदा गुफ्तगू सुन लिए। अब आइए मैं उस कवि को बुलाना चाह रहा हूं जो आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत शौक और ज़ौक से सुने जाते हैं। गर्चा उनका ताल्लुक बंगाल से है, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द तमाम रियासतों को सफर तय किया और अनकरीब वो अब बाहर मुल्क में जाएंगे। उनका भी 2-3 प्रोग्राम था। हम लोग ने उनसे इसरार किया, सर आप आएं और अपने कलाम से हम लोग को नवाजें। यकीनन उन्होंने हमारे आवाज पे लब्बैक कहा। बस मैं चाहता हूं कि आप तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आली जवाना पवन बाके बिहारी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ सर आए और आप अपने कलाम से हम लोग को नवाजे। पवन बाके बिहारी, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अब मैं हिंदी के शायर से आपको मुतारुफ करा रहा हूँ, आप तालियों से इस्तकबाल करें ताकि एहसास हो कि हम लोग पवन साहब को सुनेंगे। आइए पवन भाई, क्या हुआ? उर्दू के लिए इतनी ताली, हिंदी के लिए ताली इतनी कम? आप जोरदार जिंदा दिली के सबूत जाम ताला वाले हो। यकीनन हम लोग को एहसास हुआ कि हम लोग जिंदा दिल के मजलिसों में बैठे हुए हैं। आप जब इनको सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि पवन बाके बिहारी वो शायर है ना जो ना सिर्फ समाज को आईना दिखाता है बल्कि आपको जिंदगी के जीने का सलीका भी बताएगा। आइए थोड़ा चांदनी शबनम आगे आ रहे हैं, रोशनी आ गई, सामने रोशनी आ गई, थोड़ा ताली वगैरह बजा दो, देखिए चांदनी आ गई। यह हमारे दोस्त भाई खुर्शीद भाई निजामत फरमा रहे हैं। पवन बाके बिहारी भाई आसनसोल की धरती से आए हैं और ये आपको इस कदर हंसाने वाले हैं, अपने जाल में फंसाने वाले हैं। ये ऐसे शायर और कवि हैं जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को भी बेवकूफ बना देते हैं। ये सल्तने तंजो मजाहिया के बेताज बादशाह मुगले आजम बोल रहे हैं और इनके आगे कोई अनारकली मोहब्बत कर दे तो उसे जिंदा दीवार में चुनवा देते हैं और ये मुकदमा सुनवा देते हैं। अगर मैं 4 पंक्तियों से इनको बुला लूं तो हंसते हंसाते पेट फूल जाएगा और हर आदमी इनके चक्कर में भूल जाएगा कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है। ये नाजिर साहब का मुशायरा है। जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है। चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। आइए पवन भाई, जिंदाबाद अंबर भाई, जिंदाबाद। बहुत सारी बातें बिहारी लाल अंबर जी कर गए, मैं चुन चुन कर जवाब दूंगा। हाँ, सबसे पहले राष्ट्रीय एकता मंच के तमाम साहित्य अनुरागियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद भाई नेताजी को भी देना चाहूंगा। एमएलए साहब हमारे साहब बैठे हुए हैं, हमारे एमएलए इरफान भाई जी बैठे हुए हैं, एमएलए साहब बैठे, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद विशेष रूप से मैं आयोजक को देना चाहूंगा कि इस फिल्मी इल्मी चिल्मी दौर में इन्होंने एक शुद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक वातावरण दिया है, एक कवि सम्मेलन दिया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। अब बात है, अंबर जी ने आसाराम बता दिया। अब 4 पंक्तियां मैं यहां से, अच्छा मंच की स्थिति देखिए साहब, इस मंच पे 2-2 संचालक हैं और दोनों ही पुरुष हैं और 2 पुरुष मिलकर के तीसरे पुरुष को संचालित कर रहा है। यह जब से 377 लागू हुआ है ना, क्या कहने सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। 4 पंक्तियां सुनना अंबर भाई, मैं यहां से शुरुआत करता हूं, 4 पंक्तियां देता हूं। मैं 4 मिसरे नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा कि पिछले दिनों में एक मंच से दिया था 4 मिसरे, जैसे ही कहा कि मैं मिसरा दे रहा हूं चौबे जी नाराज हो गए थे। हाँ,
चौबे जी नाराज हो गए, फिर दुबे जी उधर से आवाज लगाने लगे। तो इसलिए मैं 4 पंक्तियां दूंगा कि बहुत खूबसूरत हो आप, कि आपके जीवन में, अरे भाई आप मूंछ हटा लिया जाए तो ये कवित्री से कम थोड़ी है। ये तो मूंछ है जो आपकी अस्मत बची हुई है। कि आपके जीवन में कभी गम ना हो। मजे लेना सिर्फ साहब, मजे लेना, मजा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मजा जवानी में राहुल ने नहीं ले पाया, बुढ़ापे में आसाराम ने ले लिया। क्या कहने पवन जी, वाह। दिग्विजय सिंह ने भी वही मजा ले लिया, बराबर बराबर। इसलिए आप सिर्फ मजे लो। सुनना, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि आपके सुनना, कि आपके जीवन में कभी गम ना हो जी, कि आपके जीवन में कभी गम ना हो, आपकी आंसू आंखें आंसुओं से नम ना हो, और आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड। कि आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, किसी की उम्र 76 से कम ना हो। बगल में कवित्री बैठी है, बहुत अच्छी कवित्री बैठी है, कि तुम सुगम पथ, मैं कंक्रीट की तरह। सुनना चांदनी जी, आप सुनना, मेरे को देखना इधर, कि तुम सुगम पथ, मैं कंक्रीट की तरह, कि तुम सुगम पथ, मैं कंक्रीट की तरह, मैं उर्वर भूमि, कि तुम उर्वर भूमि, मैं भीट की तरह, और तुझे देखूं तो मन सधुआने लगता है। कि तुझे देखूं तो मन सधुआने लगता है। देवी जी लग रही है हनीप्रीत की तरह। ये छोटी छोटी सी बातें हैं साहब, मैं छोटी छोटी बातों के लिए जाना जाता हूँ। मैं टिप्पणियां अधिक करता हूँ मंच से, सिर्फ आप टिप्पणियां सुनना, मैं राजनीतिक टिप्पणियां मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और एक बात आप अच्छी तरह से जान लो, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी पत्नी का आदमी हूँ। नहीं, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ सर। मैं पहले बिहार रहता था, शराब बंदी हो गई, उत्तर प्रदेश चला गया, वहां प्यार बंदी हो गई, बंगाल चला आया। यहां दोनों चीज समान रूप से मिल रहे हैं। इसमें है करने की बात नहीं है। ये मजा लेने का समय है। वो ले रहे थे। टिप्पणियां सुनना साहब, बिल्कुल तार्किक टिप्पणी, आपने किसी मंच से नहीं सुना होगा। ऐसी ऐसी टिप्पणियां आप तक पहुंचाऊंगा, बिल्कुल तार्किक, बस समझने की जरूरत है। अभी मैं जामताड़ा स्टेशन पर उतरा साहब, टिप्पणी देखना, बिल्कुल तार्किक टिप्पणी। कि अभी मैं जामताड़ा स्टेशन पर उतरा तो मैंने देखा कि एक बंदा सार्वजनिक स्थल पर लघु शंका परित्याग कर रहा था। लघु शंका समझते हैं ना? एक बंदा लघु शंका परित्याग कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर शौचालय है, फिर भी बाहर कर रहे हैं, ये तो भारतीय सभ्यता के विरुद्ध है। उसने जो जवाब दिया वो जवाब आप तक पहुंचाता हूं, और जवाब पहुंच जाए तो पूरे सदन से ताली उठे और इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील कर देना। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर शौचालय है, फिर भी आप बाहर कर रहे हो, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा कि भाई पवन, मैं विपक्ष में हूं,
मैं मोदी जी के स्वच्छता अभियान का विरोध कर रहा हूं। बिल्कुल तार्किक टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी आपको नहीं मिलेगी कहीं पे साहब। पिछले दिनों में बाजार गया साहब, टिप्पणी सुनना, पिछले दिनों में बाजार गया, सब्जी वाले से शिकायत करी। हाँ खींच लो भैया, मेरे से ज्यादा स्मार्ट कोई इस मंच पर है भी नहीं। नहीं, ईमानदारी की बात करता हूं। उसकी 2 कॉपी बनाना, 1 कॉपी मेरे पास दे देना, 1 कॉपी घर में रख लेना। जब आप नहीं रहोगे तो वो कॉपी काम अपना करता रहेगा। नहीं, ईमानदारी की बात कर। मैं कह रहा था साहब, मैं कह रहा था कि मैं बाजार गया, सब्जी वाले से शिकायत करी। मैंने कहा भाई साहब, तुम्हारे आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। बिल्कुल तार्किक टिप्पणी देखना। मैंने कहा भाई साहब, आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उसने कहा इसका कारण तो मोदी जी हैं। मैंने कहा आलू का स्वाद बिगड़ने में मोदी जी कारण? बोला हाँ, जब से उन्होंने खेत में शौच बंद करवा दी है, आलू का स्वाद ही बिगड़ गया है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। इतनी अच्छी टिप्पणियां आपको कहीं नहीं मिलेगी साहब, किसी भी मंच से। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप कहो तो अंबर भाई की कसम खा लो। कसम मत खाइए, वही आप आलू खा लीजिए। अगला गंगा घाट के किनारे से आया है, और जो गंगा घाट के किनारे रहता है, हमारे धर्म में न साहब, जो गंगा जी का पानी मुंह में लेता है वो गया हुआ है। समझ लीजिए वो गया, तो ये तो बराबर लेते हैं। नहीं ईमानदार। अच्छा, पिछले दिनों बिल्कुल तार्किक टिप्पणी देखना, इस तरह की टिप्पणियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी मंच पर। पिछले दिनों नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक वालों का लेके फरार हो गया। बिल्कुल तार्किक टिप्पणी, पंजाब नेशनल बैंक वालों का लेकर फरार हो गया। अब पंजाब नेशनल बैंक वाले कह रहे हैं कि तू कहीं भी छुप ले, तुझे वापस तो करना ही होगा, चुकता तो करना ही होगा। अब नीरव मोदी ने जो जवाब दिया पंजाब नेशनल बैंक वालों को, वो सुनना। तुम जो उखाड़तम उखाड़ ले, अहम गच्छामि, मुद्रा वापसी ना कदापि अपेक्षामि। नहीं, बात समझ में नहीं आई होगी सब आपको, इसलिए नहीं। मंच से एकलौता पढ़ा लिखा मैं ही हूं। ये लगना चाहिए कि कोई मंच पर पढ़ा लिखा है। सब ऐसे वैसे नहीं बुला लिए गए हैं। वो तो सामने बैठा है, वो शमसी भाई, नारसी भाई, हमारी डिग्री को जानता है। ठीक पहचाने। मैं डिग्री धारी आदमी हूं साहब। अच्छा, पिछले दिनों में घटना बता रहा हूं, वो कर्नाटक चुनाव दादा संपन्न हुआ। बिल्कुल तार्किक बात, कर्नाटक चुनाव संपन्न हुआ, सारे विरोधी एक मंच पर, सारे विरोधी एक मंच पर आ गए। मैं बार बार कहता हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, आप सिर्फ मजे लेना। सारे विरोधी एक मंच पर आ गए और कहने लगे कि 2019 मोदी को जीतने न देंगे, कि 2019 मोदी को जीतने न देंगे। ठीक वैसे ही घेरने की तैयारी शुरू हो गई जैसे जीजा जी को सालियां दरवाजे पर घेरती है। अच्छा, पिछले दिनों राहुल जी, ट्रम्प, किम जोंग तीनों एक टेबल पर बैठे थे, तीनों एक टेबल पर बैठे थे और लंबी लंबी छोड़े जा रहे थे। सबसे पहले किम जोंग
मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। अब ट्रंप कहां पीछे रहने वाला? बोला देखो, तेरे से बड़ा न्यूक्लियर बम का बटन मेरे टेबल पर लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। अब राहुल की बारी है। बोला दबा 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 कर देख ले, वोट तो मोदी को ही जाएगा। एमएलए साहब बने हंसे आपका इस बंद पर बोले, फिर से पढ़िए। हाँ फिर से पढ़ दीजिए, वो चेक करना चाहते हैं, देखे अब की जाता है कि नहीं। नहीं जाता। अच्छा, बात यही खत्म नहीं हो गई। पिछले दिनों ट्रंप, किम जोंग और मोदी भी एक ही टेबल पर बैठे थे और तीनों में शर्त लग गई। एक अस्तबल में 100 गधे थे। बिल्कुल तार्किक बातें, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। कि एक अस्तबल में 100 गधे थे, एक घोड़ा भी था। अब तीनों में शर्त लग गई कि जो उसने 100 गधों के बीच से घोड़े को ढूंढ लाएगा, वो देश का सबसे बड़ा नेता होगा, वो महान नेता होगा। किम जोंग, ट्रंप दोनों ने कोशिश करी, दोनों हार गया, दोनों हार गया साहब। इस बार मोदी की बारी आई। वो गए और घोड़े को लेकर वापस आ गए। अब दोनों परेशान, किम जोंग, ट्रंप दोनों परेशान। अरे यार ये कैसे हुआ? मोदी जी बोले अरे यार कुछ नहीं, बस गया और इतना भर कह दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सारे गधे नाचने लगे, मैं घोड़े को लेकर वापस आ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने पवन भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सही बोले है ना? नहीं, मैं तो हमेशा ऐसा ही कहता हूँ। हमेशा से सही बोले हैं। मैं तो हमेशा, ये माइक बहुत अच्छा है साहब, बढ़िया माइक। बहुत सारे माइक वाले बहुत शैतान होते हैं। नहीं, ईमानदारी की बात कहते हैं। वो जब तब शुरू हो जाता है साहब, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग। पिछले दिनों एक माइक वाले की शादी हुई। लक्षण खराब, माइक वालों के लक्षण खराब है साहब। पिछले दिनों माइक वाले की शादी हुई, 2 बजे रात को शुरू हो गया, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग। पत्नी ने लगाई पीछे से लात, तू टेस्ट ही करता रहेगा या प्रोग्राम भी शुरू करेगा? वाह 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 भाई, वाह वाह, कमाल हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, नेताजी की भी लक्षण ठीक नहीं है सर। नहीं, मैं यहाँ के नेताओं के बारे में नहीं कहता हूँ, मैं तो बंगाल के नेताओं के बारे में कहता हूँ। जब मैं बंगाल में होता हूँ तब यहाँ के नेताओं के बारे में। मामला रिस्क का है, सुरक्षित वापस जाना है। और पिछले दिनों एक नेताजी की शादी हुई साहब, लक्षण खराब। पिछले दिनों नेताजी की शादी हुई, वो कक्ष में जाने लगे, मिलन कक्ष में जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगे। नेताजी ने कहा देखो तुम्हारा कार्य यहीं समाप्त होता है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। ये कक्ष में गए साहब, ये कक्ष में गए, लेकिन समर्थक बाहर बैठे रहे। बोले नेताजी आप अंदर जाओ, हम बाहर से समर्थन देंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ साहब, 2 मिनट के बाद सारे समर्थक चिल्लाने लगे कि नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आए है। मामला यही खत्म नहीं होता है साहब। हमारे बगल में डीएसपी साहब बैठे हुए हैं, एसडीएम साहब बैठे। अच्छा, पुलिसों के भी लक्षण ठीक नहीं है साहब। नहीं, यहाँ की पुलिस तो बहुत अच्छी है,
मैं तो बंगाल के पुलिस के बारे में कह रहा हूं। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है साहब। यहाँ की पुलिस 100 नंबर डायल करो आ जाती है, 100 दे दो चली जाती है। नहीं, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल, हाँ बेच लो भैया। हाँ बिल्कुल, मैं तार्किक बातें करता हूँ साहब, बिल्कुल। मैं कह रहा था साहब कि नेताजी के भी लक्षण, ये पुलिस वालों के भी लक्षण ठीक नहीं। पिछले दिनों एक ट्रैफिक हवलदार की शादी हुई साहब, उनके भी लक्षण खराब। वो जब तब शुरू हो जाते, आने दे आने दे आने दे आने दे, जाने दे जाने दे, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। पिछले दिनों उनकी शादी हुई, 2 बजे रात को शुरू हो गई, आने दे आने दे, जाने दे जाने दे, चल लगा साइड में। पत्नी ने लगाई पीछे से लात, तू आने दे जाने दे करता रह जाएगा, कोई नो एंट्री में घुसाएगा। मैं ईमानदारी की बात करता हूं साहब, बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं। ठीक चल रहा है ना? हा? बढ़िया। मैं कह रहा था कि बिल्कुल तार्किक बातें। अच्छा, मैं जामताड़ा जब उतरा, मैंने एक अंडे वाले से कहा कि भाई साहब अंडे कैसे दिए? बोले 7 रुपये में एक। मैंने कहा भाई साहब आप 7 में एक देते हो, आपके बगल वाले तो 3 में ही एक देते हैं। बोले उसकी मुर्गी बदचलन भी तो है। नहीं, ईमानदारी की बात करता हूं मैं साहब। महिला शक्ति बैठी हुई है मंच पर, महिला शक्ति बैठी हुई है, मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। आज महिलाएं हर जगह समान रूप से विद्यमान है साहब, हर जगह जहां भी देखो, जिस भी विभाग में, हर विभाग में महिलाएं उपस्थित है। पर एक विभाग ऐसा है साहब जिसमें आपको एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी, वह है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड। एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। अच्छा, तालियां भी वही लोग बजा रहे हैं जिनके घर आग लगी हुई है। क्या बात है? अच्छा, महिलाओं के बारे में मैं ऐसे ही नहीं कहता, बिल्कुल तार्किक कहता हूं साहब। मैंने तो एक बच्चे से पूछ लिया कि बेटे बताओ जिलेबी को स्टिरलिंग क्यों कहते हैं? मैंने कहा बेटे बताओ जिलेबी को स्टिरलिंग क्यों कहते हैं? बच्चा बोला क्योंकि वो टूट सकती है पर सीधी नहीं हो सकती। अच्छा, पिछले दिनों में अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, मैं है करने की बात नहीं है, आपकी पत्नी के साथ नहीं बैठा था, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था। और बिहारी भाई आ गए, वो कहने लगे भाई बाके तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है। मैंने कहा खाक राम सीता की जोड़ी है, ना वो धरती में समाती है ना उसे कोई उठा के ले जाता है। नहीं, ईमानदारी की बात, महिलाओं का मैं वाकई सम्मान करता हूं साहब। मैं हंसने की बात नहीं है, मैं महिलाओं के बारे में कह रहा हूं, ये हंस रहे हैं। मैं आप भी किया करो, महिलाओं का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण स्पर्श करता हूं, इसमें हंसने की बात नहीं है, आप भी किया कर। मन मिजाज मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं साहब, महिलाएं प्यार के मामले में बड़ी निष्ठुर होती है और हम पुरुष कोमल होते हैं। मैं उदाहरण देके बताता हूं साहब, बिल्कुल तार्किक बातें, बिल्कुल तार्किक। आप सड़क पे जा रहे हो,
आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, अचानक खराब हो गई, बीच सड़क पर आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई और पीछे से एक खूबसूरत महिला स्कूटी से पार कर जाएगी, लेकिन आपको मुड़कर नहीं देखेगी, इतनी निष्ठुर होती है। पर हम पुरुषों को देख लो साहब, उनकी स्कूटी जैसे ही खराब हुई, हम पुरुषों में मैकेनिक की आत्मा समा जाती है। नहीं, मैं ईमानदारी की बात करता हूं साहब। दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि महिलाएं कितनी निष्ठुर होती हैं, हम पुरुष कोमल होते हैं साहब। दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं, अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती है। मैं तार्किक बातें कर रहा हूं कि जितनी भी पत्नियां हैं, अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती। पर हम पतियों को देख लीजिए, उनकी बहनों को हमेशा हमेशा प्यार की ही नजरों से देखते हैं। ये हम पुरुषों की महानता है, पर हम अपनी महानता का डिडोरा नहीं पीटते। आइए एक कविता से मैं जोड़ता हूं। आइए मैं एक कविता से जोड़ता हूं। पिछले दिनों एक गाना आया था, आई एम शीला, शीला की जवानी, अर्थात शीला जवान हो गई है। बिल्कुल व्यंग कविता आप तक पहुंचाता हूं। शीला जवान हो गई है। मैंने देश के कुछ महान विभूतियों से शीला की जवानी पर बात करी। सर्वप्रथम मैंने राहुल जी से बात करी। हाँ, कहीं भी बैठ लो भैया, हाँ व्यवस्थित हो लीजिए। आप जिसको ढूंढ रहे हो वो आज नहीं आई है। मैं कह रहा था कि मैंने सर्वप्रथम राहुल जी से बात करी। मैंने कहा भाई साहब, इन दिनों शीला जी जवान हो गई, आप क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि भाई वाकई, उन्होंने कहा कि शीला की जवानी पे कोई और चुस्की ले, मुझे इस बात से आपत्ति है, क्योंकि शीला तो सिर्फ मेरी पार्टी की संपत्ति है। मैंने लगे हाथ मोदी जी से बात करी। मैंने कहा कि हे भारत के सर्वेश्वर, अर्धकुमारेश्वर। नहीं, बात समझ में आज नहीं आएगी, कल आएगी। वो आधे तो कुमारे हैं, छोड़ने के बाद तो आधे ही हैं। मैंने कहा है अर्धकुमारेश्वर, शीला जी जवान हो गई, आप क्या कहते हो? वो बोले शीला का यकायक जवान होना, इसमें विपक्ष की दोहरी नीति है। इटली के प्रति राहुल जी की अंधी भक्ति है, वरना शीला के बजाय सुषमा स्वराज और उमा भारती भी तो जवान हो सकती थी। मैंने लगे हाथ रामदेव बाबा से बात करी। मैंने कहा हे शरीर लचावन, मैंने कहा हे शरीर लचावन, आंख मटकावन, योग गुरु रामदेव जी, शीला जी जवान हो गई, आप क्या कहते हो? वो बोले कि शीला का जवान होना यानी शारीरिक दिशा और दशा में आमूलभूत परिवर्तन होना। ये विपरीत दिशा में बहती लहर है। ये सब अनुलोम विलोम कपालभाति का असर है। अंत में मैंने एक आम आदमी से बात करी। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। मैंने कोई कविता नहीं करी, मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कविता के रूप में आप तक पहुंचाता हूं। और दिल्ली की उस घटना को आप याद रखना, निर्भया वाली घटना याद रखना, मुजफ्फरपुर की घटना याद रखना, देवरिया की घटना याद रखना, और अन्य कई राज्यों में इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ, उन तमाम घटनाओं को आप याद करना।
और 4 पंक्तियां आप अपने साथ ले जाना। मैंने आम आदमी से पूछा, ने कहा भाई साहब शीला जवान हो गई, आप क्या कहते हो? मैंने कहा भाई साहब शीला जवान हो गई, आप क्या कहते हो? उसने कहा भाई वाक्य, उसने कहा भाई वाक्य, जब किसी आम आदमी के घर कोई शीला जवान होती है तो भाई के सर झुक जाते हैं, तो भाई के सर झुक जाते हैं, पिता के जूतों में कीलें ठुक जाती है, और माँ अक्सर रात के सन्नाटों में रोती है। जब जिस घर में शीला जवान होती है, शीला जवान होती है, शीला जवान होती है। शुक्रिया। ये थे पवन बाके बिहारी साहब।